इस वीडियो में हम चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे जो पूरा कंटिन्यूअसली किसी बॉडी के ऊपर किसी पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा और सरल तरीके से समझे, ये जो कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है ना, इस चैप्टर में जो हम बात कर रहे हैं, अपना चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें ये जो कंटिन्यूअस है वो ऑपोजिट है डिस्क्रीट का। और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी तक हमने पढ़ा है वो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही था। सपोज दैट हमने ऐसे सिस्टम पढ़े हैं जिसके अंदर में Q1 चार्ज यहाँ रखा गया है, इससे कुछ डिस्टेंस पर Q2 चार्ज यहाँ रखा गया है, Q3 थोड़ा और ज़्यादा दूरी पर रखा गया है, Q4 इसी के पास रख दिया हमने। इस तरीके से इन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस का भी कोई अता पता नहीं कि कितनी ज़्यादा कितनी कम है। कोई पास पास रख दिया गया, कोई दूर दूर रख दिया गया है, अलग अलग पोजीशन है। और ये क्या है कि भाई रैंडमली ये जो है बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड इस सिस्टम के अंदर, ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। अगर ऐसा कोई सिस्टम ले लें, ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमने ऐसा कोई सिस्टम ले लिया जिसमें कंटिन्यूअसली क्या है कि भाई स्पेस अगर चार्जेस के बीच में है वो भी सेम हो और कंटिन्यूअसली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज दैट हमारे पास एक ऐसा वायर है और इस वायर के ऊपर हमने प्लस प्लस चार्ज जो है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स सब कुछ कैलकुलेट हम करके देख चुके हैं। और हमने ऐसा ही नहीं, हमने पूरे सिस्टम की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया है जिसमें कई सारे चार्जेस हुआ करते थे, लेकिन ऐसे चार्जेस हुआ करते जिनको हम गिन सकते हैं। यहाँ क्या था, काउंटेबल था। मतलब ये जो चार्जेस हैं, चार्जेस इसमें डिस्क्रीट सिस्टम में चार्जेस काउंटेबल होते हैं भाई, ठीक है, काउंटेबल। ऐसा नहीं कि भाई कुछ जो है कुछ भी कर दिया जाए। काउंटेबल मतलब n की वैल्यू जो हम ये पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने जस्ट पढ़ा है, E की वैल्यू 1/4πε0। और फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर चार्जेस हैं हमारे पास तो क्या करते हैं, ये जो Q1 चार्ज है वो कितनी डिस्टेंस पर है, R1 पर, R1 का स्क्वायर और फिर R1 का कैप, यही चीज़। और Q3 Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर और R2 का यूनिट वेक्टर। ऐसे करते करते Qn अपॉन में Rn इसका स्क्वायर और Rn जो है ये यूनिट वेक्टर भी लिखा जाएगा क्योंकि डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, ठीक है भाई। तो ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। काउंटेबल हो, n की वैल्यू 100 हो, n की वैल्यू 1000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, लेकिन काउंटेबल हो। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी दे दिया जाए, मतलब अनगिनत चार्जेस दे दिए जाए तो प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। तो मतलब डिस्क्रीट सिस्टम जो है सिर्फ किसके लिए है, काउंटेबल नंबर ऑफ चार्जेस के लिए है, पॉइंट चार्जेस के लिए है। लेकिन ये जो अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं उसमें हमें जो है इसकी बाध्यता नहीं है। मतलब हम क्या है इस लिमिट में नहीं रहेंगे, हमारे लिए ये बिल्कुल क्या है मजबूरी नहीं है कि भाई हमारे पास 100 चार्ज, 1000 चार्ज, 10,000 चार्ज, 20,000 चार्ज, इतने चार्ज होने चाहिए। आप जो है अनगिनत चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप अनकाउंटेबल चार्जेस की वजह से, चार्जेस नंबर ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, नंबर ऑफ वो भी पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, पॉइंट चार्जेस इसकी बात करेंगे। अगर ऐसा हो जाए हमारे पास ऐसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। डिस्क्रीट वाला पहले पढ़ चुके हैं हम, अभी हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें अनगिनत चार्ज हम यहाँ पर लेंगे और उस अनगिनत चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि कूलम फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ में आई बात। अब देखें कि ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई टाइप का होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कई टाइप का होता है। पहला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर टाइप का है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं और वहीं से बात आती है चार्ज डेंसिटी की भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर साथ ही साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप तो पढ़ेंगे ही और उसके बाद डेंसिटी का टाइप भी पढ़ेंगे। 3 अलग अलग टाइप की डेंसिटी हमको मिलेगी, चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर पहला जो है वो हम पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से समझ में आ रहा है कि जो चार्ज है
इस बार क्या है, लाइन के फॉर्म में, लाइन के पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज दैट हमारे पास एक ऐसा वायर है, ठीक है, और वायर के ऊपर ऐसे हमने चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग भी हो सकता है। मान लिया कि हमने जो है इसकी लेंथ, इस वायर की लेंथ कैपिटल एल ले लिया है, ठीक है। वायर की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, ठीक है, कैपिटल एल है। इसके ऊपर जो चार्ज हमने दिया है, क्यू चार्ज दे दिया है, क्यू चार्ज हमने इसके ऊपर पूरा छोड़ दिया है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ज़रा से ये भी देखें कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में ये आएगा कि भाई ये अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो ये कैसा है, मतलब ये जो वायर है वो मेटेलिक है या फिर नॉन मेटेलिक। देखिए ये दोनों हो सकता है, मतलब ये कंडक्टर भी हो सकता है, नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। कंडक्टर की एक खास बात होती है कि जो भी चार्ज उसको देते हैं तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है कि भाई वो जो चार्ज है वो सरफेस पर चला जाता है उसके। कंडक्टर में जो चार्ज देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से उसके सरफेस पर चला जाता है। नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि वो सरफेस पर जा भी सकता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि वो जहाँ उस चार्ज को देंगे आप रखेंगे उसी जगह पर वो स्थिर रहेगा, वहीं पर बिल्कुल जो है फिक्स हो जाएगा, वहाँ से मूव नहीं करेगा। लेकिन ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों में हो सकता है, दोनों में पॉसिबल है, कंडक्टर में भी और इंसुलेटर में भी, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए भाई कि सिर्फ ये इंसुलेटर में तो नहीं ना ऐसा हो रहा है, नहीं भाई, ये कंडक्टर में भी पॉसिबल है, कंडक्टर में भी पॉसिबल है, इंसुलेटर में भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमने चार्ज इसको दे दिया है, चार्ज दे दिया हमने। अब देखें ज़रा जो वायर है, वायर के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी की ज़रा बात करें, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको देख करके बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं कि चार्ज डेंसिटी क्या है। डेंसिटी के बारे में हम जानते ही हैं, डेंसिटी का मतलब कितना घना कोई चीज़ है, उस चीज़ की बात करते हैं, मतलब कोई चीज़ कितनी घनी है। जैसे सपोज दैट कि कोई खेत है, खेतों में पेड़ों की संख्या देखा जाए तो यहाँ देखें पेड़ों की संख्या, हमने ये पेड़ बनाए हुए हैं 3 है, इतना ही बड़ा खेत दूसरे का है किसी का, इसमें पेड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6। तो ये वाला ज़्यादा डेंसर हो गया ना दूसरा वाला खेत, क्योंकि सेम एरिया है लेकिन इसमें जो पेड़ों की संख्या है, ट्रीज़, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा हैं, इसके कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो बात वही है, जैसे बालों को ही ले लिया, जैसे हमारे बाल हैं तो थोड़ा झड़े हुए हैं, इधर से कम बाल हैं, तो देखा जाए अगर हमने छोटा सा एरिया इतना एरिया लिया है, हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो उसमें जो है नंबर ऑफ जो हेयर्स आएंगे, बाल आएंगे, वो कम आएंगे, ठीक है। और जैसे आप लोग जो है क्लास 11th 12th में हो तो अभी क्या है, यंग एज है, तो उस समय जो है बाल जो है बिल्कुल आपके घने होंगे और काले होंगे और मजबूत भी होंगे, ठीक है। तो जो घने हैं, घने होने का मतलब वो ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है आपके बालों में, आपके बालों की डेंसिटी ज़्यादा है, आपके सर पे जो बाल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और हमारे सर पे जो बाल है उसकी डेंसिटी कम है। बात समझ में आई कि डेंसिटी का मतलब, ऐसे ही चार्ज का मतलब, चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज कितना घना है, ठीक है, कितना घना कोई चार्ज है किसी सिस्टम में, किसी बॉडी के ऊपर। और ये कैसे डिसाइड होगा भाई, अगर ये लेंथ है तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, इस चीज़ को हम चार्ज डेंसिटी के रूप में हम डिफाइन करेंगे। अब देखेंगे भाई चार्ज डेंसिटी के लिए फार्मूला क्या होगा। पहले बात तो हम जो टोटल जो चार्ज दिया गया है उसको लिख लेंगे चार्ज, और अपान में क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज टोटल जो दिया गया है इस वायर को, और इसके ऊपर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, नीचे क्या लिखेंगे, लेंथ, ठीक है, जो टोटल लेंथ है उस चीज़ को लिख देंगे। अब ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसको बढ़िया सा नाम देते हैं, इसे लिखते हैं भाई इस तरीके से, इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सिंबल का नाम होता है लैम्डा, ठीक है, क्या नाम होता है, लैम्बडा, ठीक है, लैम्डा इसे पढ़ते हैं। और बराबर में क्या आएगा भाई, चार्ज की बात करेंगे तो Q आएगा, लेंथ की बात करेंगे तो L आएगा, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ पर चार्ज निकालना चाहें तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, लैम्डा L, ठीक है। एक फार्मूला और भी आएगा यहाँ से, अगर लेंथ की बात करेंगे तो Q अपॉन लैम्डा आ जाएगा। तो एक फार्मूले है हमारे पास, इससे 2 फार्मूले यहाँ पर हम और निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो ज़रूरत हो वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी समझना क्या है आपको कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमेशा चार्ज ऊपर रहता है, नीचे जो अगर लीनियर है तो लेंथ रहेगी, अगर सरफेस है तो एरिया रहेगा। अब इसका यूनिट भी देख लेते हैं कि आखिर यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ लैम्डा। इस लैम्डा की यूनिट क्या होगी, ऊपर चार्ज है
चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है भाई, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे लेंथ है, लेंथ को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर, या फिर इसी को हम कूलाम और मीटर के ऊपर ऐसे -1 रख देंगे, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो गई। अब ज़रा देखें कि मान लिया ये लेंथ, ये इतनी लेंथ तो इसकी है, अगर L लेंथ है तो फिर लेकिन ज़रा बात करें कि अगर यही जो वायर है, ठीक है, इस वायर पर जो चार्ज है, जो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, उसकी वजह से अगर हमें फोर्स फाइंड करना हो किसी पॉइंट पर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो किसी पॉइंट पर, मान लिया हमारे पास ये वायर है, इसके ऊपर हमने चार्ज दे दिया है और ये चार्ज हमने Q दिया हुआ है, पूरी लेंथ इसकी L है, ठीक है। तो हम करते क्या है भाई कि इस वायर का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट, इतना पार्ट ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं dx, ठीक है, और मान लेते हैं इतने पार्ट में जो चार्ज है वो dq है, dx वाले पार्ट में चार्ज dq है। तो ज़रा देखें हमारे पास dq कितना आएगा, हम कि भाई जो अपना अगर q चार्ज है और लेंथ l है तो डेंसिटी तो बदलनी नहीं है, चाहे यहाँ पर बात करें चाहे वायर के किसी भी पार्ट पर बात करें, चार्ज की डेंसिटी नहीं बदलेगी। तो डेंसिटी बराबर होता है लैम्डा बराबर क्या होता है भाई, Q/L होता है। वैसे ही इस छोटे पार्ट के लिए dq हो जाएगा, अपॉन में dx हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। इस पे वर्क करते हैं, यहाँ से अगर हमें dq निकालना है तो क्या आएगा भाई, dq निकालना है तो क्या आएगा, Q/L और dx आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल अभी हम करेंगे। अब देखें इस पॉइंट से, सपोज दैट इस पॉइंट से हम r डिस्टेंस पर, r ये वेक्टर है, वेक्टर ये वाला पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हम फोर्स भी निकालना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें डिस्टेंस पता चल गई। क्या करेंगे यहाँ पर हम एक अपनी मर्जी से इस पॉइंट P पर, जैसा हम पहले से भी करते आ रहे हैं, एक अपना टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है। टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर टेस्ट चार्ज हमने रख दिया तो 2 चार्ज हो गए हमारे पास, और अब हम कूलाम का यहाँ पर लॉ लगा सकते हैं, और फोर्स जो आएगा अपने पास वो क्या आएगा, 1/4πε0, और ये जो dq है ये रहेगा, इनटू क्या रहेगा, Q0 रहेगा। डिस्टेंस कितनी है, r है, तो r का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर वेक्टर नहीं लेंगे, और बाकी अगर हम वेक्टर यूनिट वेक्टर यहाँ लिखना ही पड़ेगा हमें, यूनिट वेक्टर यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया फोर्स अपना। अब जब फोर्स आ चुका है, ठीक है, अब ज़रा देखें यहाँ पर जो dq है उसकी जगह ये रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को यूज़ करेंगे, मतलब जो dq है उसको हम निकालेंगे लैम्डा के फॉर्म में, तो लैम्डा dx आएगा, लैम्डा dx आएगा, और यहाँ dq का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 1/4πε0। dq की वैल्यू क्या है, लैम्डा dx है, अपॉन में r स्क्वायर है, और यहाँ पर Q0 भी है, और ये यूनिट वेक्टर है। ये f की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये क्या है, f की वैल्यू है, कूलम फोर्स की वैल्यू है इस पॉइंट पर। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी भाई, इसकी डायरेक्शन होगी इस dq से इस पॉइंट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है Q0 यानी जो पॉइंट P है उसकी तरफ, ठीक है, उसी की तरफ ये वेक्टर होगा, इसकी डायरेक्शन यही होगी। क्लियर है। अब देखें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई कि अपना ये जो लैम्डा है इसको यहाँ ले सकते हैं, λ/4πε0, ठीक है। बाकी इधर क्या आ गया, dx आ गया, और ये जो हम क्या कर रहे हैं भाई, ये जो f निकाल रहे हैं वो क्या है, df है, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट है df, क्योंकि फोर्स हम dq की वजह से निकाल तो df निकालेंगे यहाँ। फिर क्या करेंगे, हम df का इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ भी क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे इसको ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और फिर यहाँ इंटीग्रेशन लगाते हैं, अपॉन में r स्क्वायर करते हैं, और ये अपना r वेक्टर है, ठीक है। और Q0 जो है वो रहेगा ही रहेगा, आप Q0 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया f की वैल्यू, इस तरीके से f आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, लेंथ को इंटीग्रेट करना है तो 0 से लेकर के कहाँ तक करेंगे, L तक कर देंगे, तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इसी में क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि भाई जो फोर्स आता है, फोर्स में हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, ये वैल्यू अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की आती है। यहीं पर λ/4πε0, ये सब कुछ वैसे ही रहेगा 0 से लेकर के L तक, और यहाँ से Q0 हट जाएगा ना, डिवाइड कर दिया, तो dx/r², और ये यूनिट वेक्टर r। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन।
तो हमने देखा कि भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम फोर्स पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं, पूरा जो है सिस्टम जो है, पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से हमें करना क्या होगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट को dx सपोज कर लेंगे, और सपोज कर लेंगे उस एलिमेंट पर जो चार्ज है वो dq है। फिर इस चीज़ को पूरा इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक। तो पूरी लेंथ में जो, पूरी लेंथ की वजह से जो फोर्स है इस पॉइंट पर, पूरी लेंथ पर जो चार्जेस हैं उसको, उसकी वजह से, सबकी वजह से, इस पूरे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट P पर जो फोर्स आएगा वो ये होगा, इंटीग्रेट करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद। और फील्ड के लिए क्या करना है, ऐसे में आपको Q0 यानी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना है तो फील्ड आ जाएगी। ये हुआ अपना फर्स्ट टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों दूसरे टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसे कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो चार्ज है अपना वो कंटिन्यूसली किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसकी वजह से हम फील्ड और फोर्स यहाँ फाइंड करने जा रहे हैं। मान लिया हमारे पास एक कोई सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हमने बताया कि आप जो है एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, छोटा सा पार्ट जिसको सपोज कर देंगे ये पूरा सरफेस एरिया S है, इसका S, पूरा सरफेस एरिया S है। इसके ये जो एरिया है इसको हम सपोज कर लेंगे छोटा सा ds, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो dq है। लीनियर चार्ज नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, बात वही रहेगी, ऊपर रहेगा चार्ज, ऊपर चार्ज है जो dq है, अपॉन में नीचे क्या रहेगा, जो अपना ये एरिया है। तो dq के लिए ds एरिया है। अगर हम पूरे की बात करें तो अपना जो q चार्ज है इसको दिया गया है, टोटल q चार्ज दिया गया है, अपॉन में एरिया s रहेगा। ये फार्मूला हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का है। अब हमें क्या करना है कि भाई यहाँ पर इसकी वजह से, इससे कुछ दूरी पर r डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट P है जहाँ पर फोर्स पता करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। दो चीज़ें हैं, दोनों बातें यहाँ पर पता करनी है, ठीक है। तो भाई देखें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। और फोर्स कहाँ से कहाँ तक काम करेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q0 चार्ज लेंगे, यहाँ पर dq चार्ज है, यहाँ क्या है dq चार्ज है, ये ds तो है लेकिन dq चार्ज यहाँ पर इस इतने पार्ट पर, ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, एरिया एलिमेंट लिया है, उसके अंदर dq चार्ज है। उससे r डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा गया है Q0, टेस्ट चार्ज रखा गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हमने लिखा है। और बाकी ये दूसरा चार्ज अगर है हमारे पास तो हम आसानी से कूलम का फोर्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो देखें भाई यहाँ पर अगर हमें F निकालना है, F की वैल्यू 1/4πε0 एट P, ठीक है, P पॉइंट पर हम ये सब कुछ कर रहे हैं। F = 1/4πε0। उसके बाद क्या करेंगे भाई, अब dF लिखेंगे, F नहीं लिखेंगे क्योंकि dq चार्ज की वजह से हो रहा है यहाँ पर, तो dF रहेगा, de रहेगा, ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद ये जो चार्जेस हैं, चार्जेस लिखेंगे, मतलब पहला चार्ज अपना dq है, उसके बाद दूसरा वाला जो टेस्ट चार्ज है Q0 है, और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे r का स्क्वायर, और फिर इसी का यूनिट वेक्टर भी लिखेंगे, ताकि ये जो फोर्स है अपना वेक्टर क्वांटिटी है ही, इसकी डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है जो इस यूनिट वेक्टर से डिफाइन होगा। और इस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा वेक्टर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो उस वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो अपना यूनिट वेक्टर आता है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वैल्यू हम रखते हैं, ये जो dq है इसकी वैल्यू यहाँ से उठाते हैं, कहाँ से, यहीं से, यहाँ से dq कितना आएगा, dq कितना आएगा भाई, सिग्मा और ds आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं 1/4πε0, और Q0 को हम क्या करते हैं, इधर साइड ले लेते हैं पहले ही, और dq की जगह पर क्या लिखें, सिग्मा और ds, अपॉन में r का स्क्वायर, और फिर r ये जो है कैप लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ये df की वैल्यू हो गई। क्या करें, अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेट कर देते हैं, सिग्मा बाहर आ जाएगा, मतलब Q0, और यहाँ क्या करेंगे, ये Q0 है और सिग्मा Q0 क्यों नहीं लिख दें, अपॉन 4πε0, और बाकी जो इंटीग्रेशन होगा वो ds अपॉन r स्क्वायर का होगा, और ये चीज़ जो है क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेकर के कहाँ तक, ये s तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये आ जाएगा f की वैल्यू ये आ गई।
ऐसे ही सिमिलरली जो ई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसी एफ में क्या करेंगे हम क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू आएगी क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड या इसका जो एक्सप्रेशन क्या होगा 1 अपॉन ये सिग्मा बचेगा, क्यू नॉट गायब हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन लगाएंगे अपना और ये जो डी एस रहेगा अपॉन आर का स्क्वायर रहेगा और यूनिट वेक्टर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर के एस तक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, देखें यहीं पर ज़रा बात करें, अगर हमारे पास स्फेयर हो अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो पूरा जो स्फेयर के अंदर वो चार्ज घुसा हुआ है मतलब उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्मा, और सिग्मा के बाद क्या करेंगे हम उसका सरफेस एरिया लिखेंगे। तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई और मान लिया रेडियस उसकी r है तो r स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की। लास्ट है अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। ठीक, क्या करते हैं एक अपना वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम मान लिया कि हमने एक छोटा सा चार्ज लेंगे, ये स्फेयर है, इसके अंदर हमने एक छोटा सा चार्ज ले लिया है इस तरीके से। ठीक है, मान लिया कि अपना क्यूब के फॉर्म में हमने एक चार्ज ले लिया इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, चार्ज है। वॉल्यूम ले लेते हैं डी वी और इस पर चार्ज हमने दिया है कितना, ले लेते हैं डी क्यू। टोटल चार्ज अपना क्यू है। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम जो है वो वी है, कैपिटल वी है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इससे आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी है जहाँ टेस्ट चार्ज रख करके हम एफ और ई की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यही सेम प्रोसेस है। देखें सबसे पहले तो समझना है आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है क्या भाई, ऊपर सबसे पहले चार्ज ही लिखा जाएगा क्योंकि चार्ज की डेंसिटी पता कर रहे हैं कि चार्ज कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो चीज़ अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज लिखेंगे यहाँ पर Q अपॉन में वॉल्यूम कितना है, टोटल V है। लेकिन अगर इस छोटे वाले पार्ट के लिए बात करें तो इसके लिए चार्ज dQ है और इसके लिए वॉल्यूम कितना है, dV है। ये फार्मूला हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का आ जाएगा जिसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, इसका सीधा सा मतलब ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे सिग्मा का मतलब होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, वैसे लेमडा का मतलब होता था चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा और डी एफ निकलेगा क्योंकि डी क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू रहेगा डी क्यू, इस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, और जो क्यू नॉट जो चार्ज हमने यहाँ पर रखा हुआ पी पॉइंट पर, ठीक है, वो लिखेंगे अपॉन आर का स्क्वायर लिखेंगे और फिर आर कैप लिखेंगे डायरेक्शन के लिए। ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इधर साइड और इधर साइड भी इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या क्या बाहर आएगा अपना, ठीक है, ये देखें क्यू नॉट बाहर आएगा और अपॉन में क्या आएगा इधर साइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या होगा डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है और इंटू जो है आर कैप है। ठीक है, इसको हम 0 से लेकर के v तक इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन देखें यह जो डी क्यू अपॉन डी वी है, इसको ज़रा देखें, इन दोनों को मिलाएं तो डी क्यू कितना आएगा, यहाँ से अगर हम डी क्यू निकालना चाहें तो आएगा रो और डी वी आएगा। ठीक है, तो रो डी वी यहाँ यूज़ कर लेते हैं, आएगा क्या, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर 0 से लेकर के v तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। डी क्यू जगह लिखना है आपको रो और रो जो आ रहा है इसको इधर ही लिख लेते हैं और डी वी को इधर अंदर ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेट किया जा सकता है क्योंकि डी वी लगा हुआ है। उसके बाद ये आर है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी एफ की, ये वैल्यू आ गई फोर्स की, आ चुकी है वैल्यू, यानी कि जो कूलम फोर्स होगा इस पॉइंट पी पर इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो छोटा सा एलिमेंट है वो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/q हम ऐसे लिखते हैं रो और उसके बाद अपना ये जो क्यू नॉट है ये तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद डी वी है अपॉन में आर का स्क्वायर है और फिर ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये वैल्यू आई। सिमिलरली जो अपना ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आएगा, इसी में हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, क्यू नॉट गायब हो जाएगा और रो आएगा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 से लेकर के कहाँ तक करेंगे भाई, वी तक करेंगे, और इधर डी वी रहेगा अपॉन में आर का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ आर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो हमने देखा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सबको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके हमने देखा, सबके लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया, और उसके बाद
लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उन सबकी वजह से हमने क्या किया कि इस एक पॉइंट पर फोर्स के लिए एक्सप्रेशन भी निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एक्सप्रेशन निकाला। तो ये था, हमने जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझा, जिसमें हमारे 3 टाइप के चार्ज डेंसिटीज़ भी आए, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे ये जो हमने लीनियर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ा है उसमें देख रहे हैं कि बार बार ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल टारगेट इतना सा है कि एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लेते हैं हम, जिसके अंदर dq चार्ज है, और फिर उसकी वजह से फोर्स निकाल लेते तो dF, उसकी वजह से फील्ड निकाल रहे तो dE, फिर बाद में हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम इसको अप्लाई करेंगे, ये अपना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। और फिर जो है हम एक लॉन्ग वायर की वजह से, ठीक है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। एक रिंग की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ये रिंग है और ये रिंग है, इसका एक्सिस ये होगा, इसका सेंटर, और सेंटर से जाते हुए जो लाइन खींचेंगे उसे एक्सिस कहते हैं। इसी एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वो उस पर जो है हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, उसको दूसरी वीडियो में डालते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। और बाकी यूज़ हमें यही करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है आपको, सिग्मा और रो और लेमडा का फार्मूला याद रखना है। और ये याद रखना है कि भाई एक छोटा सा एलिमेंट तो ज़रूर लेना है, क्योंकि हमें पूरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स और फील्ड चाहिए। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट ले करके बाद में हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पूरे एरिया के लिए, पूरी लेंथ के लिए और पूरे वॉल्यूम के लिए। फिर हमें जो टोटल फोर्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आ जाएगी और बिल्कुल सही आएगी, सटीक आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई होप कि आप सबको ये पसंद आया होगा लेक्चर और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा पर्पज़ सिर्फ यही है कि भाई आप जो है चीज़ों को समझें, ठीक है, चीज़ें कैसे रिलेट हो रही हैं फिज़िक्स में, ठीक है, उसको आप समझें। और ये बहुत ज़रूरी है रिलेट कैसे हो रही है चीज़ को समझना, क्योंकि बच्चे जो है सिर्फ रट करके, ठीक है, और चीज़ों को समझते नहीं, रटते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ें अगर भूल जाती हैं तो आपके दिमाग में कभी क्लिक नहीं करता है। लेकिन आप किसी चीज़ से किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक यहाँ पर लिया कि भाई कंटिन्यूअस है, इसको हमने, इस चीज़ को हमने रिलेट किया है किससे, डिस्क्रीट से, ठीक है। डिस्क्रीट जो है ये वर्ड, ये इसका उल्टा है, ऑपोजिट है, एंटोनिम है, ठीक है। तो डिस्क्रीट मैंने पढ़ा था कि भाई चार्जेज अगर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडमली, उसकी वजह से हमने क्या किया, सारे चार्जेस को बारी बारी से उसकी वजह से फोर्स निकाला था, सबको ऐड किया था। उसके लिए हमारे पास था कि भाई हाँ, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो फोर्स और फील्ड है, ये चीज़ हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और यहाँ देखा हमने कि भाई इतने चार्जेस थे कि हम उसको काउंट कर सकते थे, 100 चार्जेस, 1000 चार्जेस, 10,000 चार्जेस। लेकिन ऐसा हो कि कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो चार्जेस और उनको हम काउंट ना कर सके, इनफिनाइट चार्जेस हों, तो फिर कैसे काउंट कर पाएंगे। एक एक पॉइंट को, एक एक चार्ज को हम पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमने इसको रिलेट किया डिस्क्रीट से। डिस्क्रीट अगर हमने छोड़ा तो आएगा कंटिन्यूअस। तो यही कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल माइंड में अपने रखना है कि भाई यहाँ इंटीग्रेशन का यूज़ होना है, मैथमेटिक्स का यहाँ यूज़ होना है। तो ये बिल्कुल वेल प्रिपेयर रहें, अपना माइंड मेकअप कर लें पहले से कि भाई यहाँ पर इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ तो ज़रूर होना है, बिना इंटीग्रेशन के काम चलेगा नहीं। तो इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता है वो सीख ले, अदरवाइज़ आप अगर इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं कि भाई इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है, तो आप अगर वीडियो में कमेंट करेंगे कि आपको ये चाहिए, ये क्लास चाहिए इंटीग्रेशन का, तो हम ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमने तीनों टाइप की चार्ज डेंसिटी पढ़ ली है, लेमडा के बारे में पढ़ा, सिग्मा और रो, इन सब के बारे में हम फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। अब जो है इस फार्मूले पर, उन तीनों फार्मूले पर हम एक एग्जाम्पल करेंगे, एक या कई सारे एग्जाम्पल करेंगे। हम सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले फार्मूले पर एग्जाम्पल एक करेंगे और फिर उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाले फार्मूले पर एक एग्जाम्पल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये अपना एग्जाम्पल है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पर बेस्ड है। इस फार्मूले को आपको यूज़ करना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में एरिया। एरिया को हमने एस से रिप्रेजेंट किया था, तो आप एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही लेमडा बराबर चार्ज अपॉन लेंथ, वैसे ही रो बराबर क्यू जो चार्ज है और वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अपना रो होता है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है।
ये फार्मूला हमें यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। देखें इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर कैरीज अ टोटल चार्ज ऑफ 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 10 कूलाम। ये चार्ज की वैल्यू दी गई है, ये क्यू की वैल्यू है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा गया, यानी सिग्मा की वैल्यू आपको पूछा गया है। इफ़ इट्स रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर उसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ये आर की वैल्यू दी गई है। ये आर हमें हेल्प करेगा एरिया निकालने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ चलते हैं, सिग्मा बराबर Q अपॉन एस। जो जो गिवन हो हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर गिवन करके एक लाइन और बढ़ा करके लिख सकते हो, ताकि जो भी गिवन है वो सामने हमारे दिखाई दे। तो हम जो गिवन चीज़ें हैं यहाँ पर उसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। Q हमारे पास दिया गया है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलाम का चार्ज है। बाकी और आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या है, R दिया गया है, रेडियस उस स्फेयर की जिसके ऊपर ये चार्ज है, और सिर्फ उसके सरफेस पर नहीं है बल्कि पूरे स्फेयर के अंदर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान देना है आपको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो R की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और इस 4 सेंटीमीटर को हम जरा मीटर में बदल लें, क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली ये जो है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, अब ये मीटर में बदल गया। 100 से डिवाइड करते हैं ना, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 टू द पावर 2 होता है, नीचे ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने जो दिया हुआ था, गिवन था, उसको नोट डाउन कर लिया है। अब हमें ये फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पर, लेकिन उससे भी पहले ध्यान देना है आपको, हमें यहाँ पर सरफेस एरिया चाहिए। ये स्फेयर है तो सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये चाहिए हमें, ठीक है। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर ये वैल्यू रखनी है, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम यहीं पर, या फिर यहाँ फार्मूले में रखें या फिर यहीं रख देते हैं। चलिए हम पहले फार्मूला यूज़ करते हैं सिग्मा का। हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए, ऊपर चार्ज लिखना है, यानी कि 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलाम का चार्ज है। नीचे क्या लिखना है, 4 पाई, क्योंकि हमें सरफेस एरिया चाहिए, ये एस की वैल्यू है, ये एस की वैल्यू है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, और आर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे। जो चीज़ें यहाँ पर कैंसिल आउट होने वाले उसको पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचा है 10 टू द पावर माइनस 10, नीचे जो होगा ये हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, और यहाँ 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पावर। पावर का स्क्वायर किया जाता है तो पावर आप जो है बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है। तो भैया ये 10 टू द पावर माइनस 2 जो था वो जो है 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। 10 की पावर जो माइनस में लिखी हो इसको अगर एडजस्ट करेंगे तो इससे पहले क्या करें, यहाँ पर हमें नीचे 16 है, 16 के लिए हमें कम से कम 100 हम ऊपर छोड़ लेते हैं। 100 जो ऊपर करेंगे तो यहाँ देखें हम 10 टू द पावर माइनस 10 है, 10 टू द पावर माइनस 12 कर लेते हैं इसको, ठीक है। और नीचे क्या कर देते हैं, 16 कर देते हैं, और इसका मैटर इसके साथ और 10 टू द पावर वाला जो मैटर है वो उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। 16 से डिवाइड करेंगे तो देखिए सिग्मा इक्वल्स टू क्या आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 होता है, उसके बाद 4 बचता है तो 16 2 टाइम्स 32 होगा, फिर 8 आएगा और फिर 5 टाइम्स, ठीक है। ये वैल्यू आई, और 10 टू द पावर ये जो माइनस 12 है उसको 10 टू द पावर माइनस 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा, पावर घट जाती है डिवाइड करने में, ये 12 में से क्या होगा 4 घट जाएगा तो माइनस 8 बचेगा। ये सिग्मा की वैल्यू है। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो क्या आएगा, ऊपर चार्ज है तो कूलाम लिखेंगे, नीचे इस सरफेस एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, यहाँ कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा का यूनिट। तो हमारे पास ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, या हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है, यानी रो फाइंड करना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। चार्ज ऑफ 4 माइक्रो कूलाम, ये क्यू की वैल्यू है, और अगर 4 माइक्रो कूलाम लिखा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर चाहें तो गिवन लिख करके ऐसे हेडिंग डाल करके, तो ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको नोट डाउन करना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि एक लाइन लिखने से क्या फ़ायदा है, लेकिन अगर आप गिवन जो चीज़ें हैं वो सामने लिखते हैं तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि आपको जो गिवन है वो सामने दिखाई देता है, तो आपको जो फाइंड करना है उसके लिए भी रास्ता बन जाता है।
तो ये ज़रूरी है कि आप जो गिवन है उसको लिख लें। पहले लाइन पढ़ते ही 4 माइक्रोकूलाम आया, ये चार्ज की वैल्यू है, इसको लिख लिया हमने। 4 माइक्रोकूलाम है, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हुए इसको कूलाम में चेंज कर लेंगे। आगे बढ़ें। इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटायर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब दिया गया है, यहाँ स्फीयर नहीं है, क्यूब है, विद साइड 5 मिलीमीटर। उसकी एक साइड जो दी गई है, मान लिया क्यूब की साइड ए है और ये 5 मिलीमीटर दिया गया है। इसको हम बिना देरी के हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। इसको मीटर में बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई जो चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो आएगा क्या भाई, वो आएगा कूलाम पर मीटर क्यूब में, और यहाँ मिलीमीटर में दिया हुआ है। ये क्या भाई, ए की वैल्यू है, इसको हम मीटर में चेंज करके रख लेंगे। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो पता करना है, यानी कि सीधा सा यहाँ हमें रो पता करना है कि रो की वैल्यू क्या होगी, जिसका यूनिट होता है कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, रो का फार्मूला है हमारे पास Q अपॉन में क्या रहेगा, Q अपॉन में इसका वॉल्यूम रहेगा, क्यूब का वॉल्यूम रहेगा, और Q का वॉल्यूम हम जानते हैं कि साइड का क्यूब होता है। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे 4 × 10⁻⁻⁶, ये चार्ज की वैल्यू हो गई। नीचे क्या करना है, ये जो वैल्यू ए दी गई है, साइड दिया गया है इसका, उसका स्क्वायर नहीं, उसका क्यूब करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो 5 है, 5 × 10⁻⁻3, इधर का क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, और क्यूब करने के बाद होगा क्या, 4 × 10⁻⁻6 आया है। नीचे क्या होगा, 5 का क्यूब किया जाएगा तो होगा 125, और इसका जब क्यूब करेंगे 10⁻�9 आ जाएगा, 10⁻�9 आएगा, क्योंकि जब क्यूब करेंगे, स्क्वायर करते तो -6 हो जाता, पावर डबल हो जाती है, और क्यूब करेंगे तो पावर जो है ट्रिपल हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ से आई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम और करते हैं, ये जो है 125 नीचे है और यहाँ सिर्फ 4 है, तो क्या करें, इसको कम से कम 400 बना दें, क्योंकि 125 से डिवाइड करने में हमें आसानी रहे। और जब इसको 400 बनाएंगे तो यहाँ 2 0 हमने ऐड किया है, 2 0 यहाँ कम करेंगे, और ये जो पावर है वो -6 की बजाय -8 हो जाएगी। नीचे लिखेंगे 125 और 10⁻⁹। ये जो है 400 को इससे डिवाइड कर देते हैं, बाकी 10 का जो मैटर है, 10 की पावर का मैटर, उसको अलग रखने देते हैं। तीनों टाइप की चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा, जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तीनों टाइप की डेंसिटीज़ को हमने पढ़ा, लेमडा, सिग्मा और रो, और इस पर बेस्ड हमने एग्जाम्पल भी किए। आई होप कि आप सबको ये पूरा जो हमने समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट में दे सकते हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।